चलो शुरू कर रहा हूं मैं, बहुत देर हो गई। अब इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की आज थ्योरी पढ़ानी है। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी पढ़ानी है, ठीक है। अभी देखता हूँ, पहले वो पढ़ा दूं ना जो पढ़ा रहा हूं। बच्चों अब सुनो मेरी बात। कौन सा चैप्टर चल रहा है हमारा? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब जो ये चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूं थ्योरी, पहले मैं समझाने के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, नोट्स उसके बाद लिखवाऊंगा। पर ये समझाने के हिसाब से जो मैं पढ़ा रहा हूं उसे कॉपी में नोट करना, रिवीजन में बेनिफिट मिलेगा, हेल्प मिलेगी, ठीक है बेटा। इसके न्यूमेरिकल मैं सारे करा चुका हूं, न्यूमेरिकल में करा चुका हूं, अलग अलग लैंग्वेजेस में भी। तो आज से थ्योरी शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें हमारा एग्रीगेट डिमांड। अच्छा एक सेकंड बेटा, लिंक कर रहा हूं। एक मिनट कर रहा हूं। सबसे पहला टॉपिक है एग्रीगेट डिमांड। करें शुरू। हाँ जी, 11th में डिमांड पड़ा था और अब ये 12th है। तो वहां पर हमने पढ़ा था डिमांड और यहां पर हम पढ़ रहे हैं एग्रीगेट डिमांड। वहां पर हमने पढ़ा था इंडिविजुअल डिमांड या मार्केट डिमांड, यहां पर हम पढ़ रहे हैं एग्रीगेट डिमांड। कोई मुझे डिफरेंस बताएगा, क्या डिफरेंस है एग्रीगेट डिमांड में और नॉर्मल डिमांड में? कोई बताएगा? सुनो, वहां पर हम किसी एक कमोडिटी, एक प्रोडक्ट लाइन, एक कंपनी या एक पर्सन की बात करते थे या एक इंडस्ट्री की। यहां पर हम बात करेंगे पूरे भारत देश की एज ए होल। तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है सम टोटल डिमांड फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। ठीक है, पूरे देश में सभी गुड्स। हाँ बेटा, हेलो। स्क्रीन नहीं आ रही आपको? अच्छा स्क्रीन नहीं आ रही, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको बेटा, एक मिनट बस, एक मिनट देख रहा हूं। देखना अब हो गई है शेयर? यस सर, अब हो रही है। ठीक है। तो पूरे देश में, पूरे भारत में जितने भी गुड्स एंड सर्विस अवेलेबल हैं उनकी टोटल डिमांड एग्रीगेट डिमांड कहलाती है। अब मुझे एक बात तो बताओ यार, हमारे भारत में लाखों तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज हैं, करोड़ों कस्टमर हैं। हमें यह कैसे अंदाजा लगे कि
हमारे देश के अंदर टोटल गुड्स एंड सर्विस की कितनी डिमांड है? क्या काउंट किया जा सकता है? ये पॉसिबल नहीं है। तो इसे समझने का एक इजी तरीका होता है, हम अदर वर्ड में समझाने के हिसाब से लिखवा रहा हूं, क्योंकि तो हिंदी इंग्लिश दोनों का यूज कर रहा हूं, तो हम ये भी कह सकते हैं इन अदर वर्ड, किसी इकोनॉमी में वहां के लोग कुल कितना पैसा खर्च करने को तैयार है। भाई आप जितना पैसा खर्च करना चाहते हो उतने के ही तो सामान खरीदोगे। कुल कितना पैसा खर्च करने को तैयार है, वो उस इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड है। तो हम ये भी कह सकते हैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, जो भी किसी भी देश का एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होता है वो ही उसी देश की एग्रीगेट डिमांड होती है। तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज सिनोनियम टू एग्रीगेट डिमांड। कह सकते हैं भाई आप ऐसे समझो, मैं महीने में कुल 50,000 खर्च करना चाहता हूं, तो मैक्सिमम मैं कितने रुपए के गुड्स एंड सर्विस खरीदने जा रहा हूं? 50,000 के। तो किसी भी इकोनॉमी में वहां के लोग जितना पैसा खर्च करने को तैयार हैं, उस देश की एग्रीगेट डिमांड वही है जो वहां के लोग पैसा खर्च करने को तैयार हैं। अच्छा, और अगर मैं खर्चे की बात करूं तो खर्चा दो तरीके का होता है। नेशनल इनकम में हमने पढ़ा था, एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। हेलो हेलो। हाँ बेटा, वही है जो होता है 4 बजे 5 बजे 5 बजे, हाँ 5 से 6। तो अगर हमसे पूछा जाए एडी किसके बराबर है? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के। और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है? सी प्लस आई। तो हम कह सकते हैं एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, कंजम्पशन, और आई क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट। यहां तक कोई डाउट है? नहीं। अब डायग्राम की जगह छोड़ता हूं, डायग्राम बताऊंगा 5 मिनट बाद, जब मैं थोड़े से अदर कंपोनेंट और एक्सप्लेन कर दूंगा। डायग्राम की छोड़ रहा हूं जगह। डायग्राम की छोड़ रहा हूं जगह। अब सुनो, अगला टॉपिक है सी में हमारा कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अच्छा नेशनल, बेटा अब अपनी अपनी आवाज बंद कर लें प्लीज, मेरे लिए भी अच्छा होगा, आपके लिए भी। क्या आप लोग नेशनल इनकम पढ़ चुके हैं? नेशनल इनकम में मैंने एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ाया था। एक्सपेंडिचर मेथड में जरा वो ग्राफ खोलो जिसके थ्रू मैंने न्यूमेरिकल पढ़ाया था। खोलो जरा ग्राफ, जिनके पास में लिखा हुआ है। एक्सपेंडिचर मेथड में मैंने आपको कुछ ऐसे ग्राफ बनवाया था। खर्चे दो होते हैं, एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कुछ ऐसे ग्राफ बनवाया होगा मैंने आपको। फिर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मैंने फर्दर 2 हिस्सों में बांटे होंगे, एक प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एक पब्लिक या गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर।
ऐसे ही बनवाया था चार्ट बेटा नेशनल इनकम का? हाँ जी, जो बच्चे शुरू से आ रहे हैं बताओ। और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मैंने फर्दर दो हिस्सों में बांटा था। एक ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और एक नेट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ऐसे ही कुछ बनवाया था। अब एक्चुअल में बेटा सच सच बात बताऊं ना, ये कहलाता है सी, ये कहलाता है जी, ये कहलाता है आई और ये कहलाता है एक्स माइनस एम। हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ है। तो कायदे में बेटा सुन लो यार, कायदे में एडी होता है सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। पर प्रॉब्लम क्या है कि कहने के लिए हमारे कोर्स में टू सेक्टर इकोनॉमी है, कहने के लिए हमारे कोर्स में टू सेक्टर इकोनॉमी है, और जबकि एक्चुअल में हम कंटेंट पूरी फोर सेक्टर इकोनॉमी का पढ़ते हैं। तो क्योंकि कोर्स ही इस तरीके से डिजाइन है, तो मैंने मजबूरी में क्या करा, सी और जी को सी में कवर करा और आई प्लस एक्स माइनस एम को आई में कवर करा, और इस तरीके से अकॉर्डिंग टू आवर कोर्स एडी सी प्लस आई कहलाया। जबकि एक्चुअल में सही ये है, ये गलत है, बट इन सिलेबस हमें यही वाले तरीका यूज करना है, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। मतलब कहना क्या चाहते हैं, पढ़ा क्या रहे हैं, कोर्स वाले खुद ही कंफ्यूज हैं। पढ़ा रहे हैं टू सेक्टर इकोनॉमी कहने के लिए और कवर कर रहे हैं कंटेंट किसका, फोर सेक्टर इकोनॉमी का। तो बेटा मैं गलत पढ़ा रहा हूं, मगर ये गलत मजबूरी है। क्यों? क्योंकि हमारा कोर्स ही इस तरीके से डिजाइन है। आपकी बुकों में लिखा है एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, और उसमें कवर है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट भी और गवर्नमेंट भी। तो हमने क्या करा, सी में दो चीजें कवर कर ली थी और आई में दो चीजें। क्लियर है? तो ये कंपोनेंट है। अब कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं तो इस हिसाब से चार कंपोनेंट हैं एडी के। पहला कंपोनेंट क्या है, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या समझते हैं आप प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से? भाई प्राइवेट सेक्टर जो अपनी सेल्फ नीड पूरा करने के लिए पैसा खर्च करे, वो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। जैसे मैंने अपने घर के लिए एसी खरीदा, जैसे घर के लिए रेफ्रिजरेटर खरीदा, घर के लिए ब्रेड बटर खरीदी, घर के लिए दूध खरीदा, मतलब अपनी सेल्फ नीड को पूरा करने के लिए, अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए जो भी पैसा मैंने खर्च किया वो किसमें कहलाएगा, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। ठीक है। सेकंड, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट को हम पब्लिक भी कह देते हैं। ये कंपोनेंट्स हैं। अब गवर्नमेंट कौन होती है बेटा, गवर्नमेंट कौन है बताओ? मोदी सरकार? नहीं, गवर्नमेंट होती है भारत सरकार। तो भारत कौन है? भारत हम सब लोगों का समूह है। तो गवर्नमेंट का मतलब होता है जिस देश की गवर्नमेंट है उस देश के नागरिक। तो नागरिकों के ऊपर जो पैसा खर्च किया गया वो गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट कोई भी पैसा खर्च करती है जर्नली क्या सोच के करती है कि भारत के नागरिकों के लिए खर्च कर रही है। और गवर्नमेंट है कौन? भारत के नागरिक इन कंबाइंड गवर्नमेंट ही है। तो गवर्नमेंट के हम हर खर्चे को कह सकते हैं, गवर्नमेंट का हर खर्चा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। गवर्नमेंट सड़क बनाती है, क्या सोच के वो कमाएगी? आप में से कुछ बच्चे एग्जांपल दे सकते हैं, वो टोल टैक्स लेती है हमसे। भाई वो टोल टैक्स सड़क को मेंटेन करने के लिए लिया जाता है, ना कि कमाने के लिए। एक सड़क दिल्ली से देहरादून तक की बनती है, देहरादून एक्सप्रेसवे, कम से कम उस सड़क को बनाने में खर्चा आया होगा 1 लाख करोड़ रुपए। आप 1000 रुपए का टोल भी देते हो अगर, और दिन में मैं कहता हूं 10,000 आदमी भी जाता है, तो ये 1 लाख करोड़ रुपए कवर करने में कई लाखों दिन लगेंगे।
क्या तब तक वो सड़क चलेगी? नहीं। फिर तो वो जो पैसा आपसे लिया जाता है ना टोल का, वो किराया नहीं है, वो बेसिकली मेंटेनेंस है। भाई पब्लिक की प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस भी तो पब्लिक ही करेगी ना, सही है? तो गवर्नमेंट अगर कोई हॉस्पिटल बनाती है, क्या सोच के कमाएगी? 1 रुपए की पर्ची काटती है और 500 रुपए की दवाई दे देती है, 400-300 रुपए की। फिर सरकारी स्कूल, हॉस्पिटल, सरकारी कॉलेज कमाई को सोच के बनते हैं। तनख्वाह जाती है टीचरों की महीने की 1.5-2 करोड़ रुपए, और बच्चे से कलेक्शन होता है 4-5 हजार रुपए। तो क्या वो कमाई के लिए? नहीं। तो गवर्नमेंट का हर खर्चा क्या माना जाता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब गवर्नमेंट कौन है? हम लोग। और सरकार खर्च किसके लिए कर रही है? हमारे लिए। तो यानी हम लोग अपने ऊपर ही खर्च कर रहे हैं, तो ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। बस प्राइवेट में और पब्लिक में क्या फर्क होता है? प्राइवेट में जिसने खर्च किया केवल उसका बेनिफिट वो लेगा, पब्लिक में पूरी सोसाइटी, पूरी कम्युनिटी एज ए होल उस चीज का बेनिफिट लेगी। सही है? कोई डाउट है इसमें? सरकारी पार्क में आपकी एंट्री बैन की जा सकती है? नहीं। प्राइवेट पार्क है तो बिल्कुल। सही है ना? अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बेटा ये जो शब्द है ना कैपिटल, ये शब्द ना होकर के एक तरीके से अपने आप एक डिक्शनरी है। अलग अलग सब्जेक्ट में इस टर्म का अलग अलग मतलब बनता है। जब हम जर्नल अंग्रेजी की बात करते हैं तो कैपिटल शब्द का मतलब होता है संपत्ति, किसी पर्सन की संपत्ति। भाई अडानी के इतनी कैपिटल है, मतलब अडानी इतना रईस है। जब हम अकाउंट पढ़ते हैं तो कैपिटल का मतलब हो जाता है लायबिलिटी, बिजनेस के ऊपर मालिक का उधार। और जब हम इकोनॉमिक पढ़ते हैं तो कैपिटल का मतलब हो जाता है फिक्स्ड एसेट्स, दैट इज दोज एसेट्स विच कंट्रीब्यूट इन फर्दर प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी, जैसे मशीन, जैसे बिल्डिंग, जैसे स्टॉक। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? कैपिटल गुड्स में बढ़ोतरी। ठीक है। और जिस देश में जितने ज्यादा कैपिटल गुड्स होंगे उसकी उतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा होगी। तो जो भी सरकार, जो भी देश में खर्च होता है, अब कोई भी बिजनेसमैन है साल में 1 करोड़ खर्च करता है तो सारे परिवार पे करता है? अरे दुकान के लिए भी तो करता है ना। क्लियर है ना? तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। ठीक। ये चारों अलग अलग हैं, पर पता नहीं क्या सोच के सिलेबस डिजाइन है, हमें C+I में ठूसना पड़ रहा है 4 चीज को 2 में। और लास्ट X माइनस M, दैट इज नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट ओवर इंपोर्ट। एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट ओवर इंपोर्ट। ठीक। अब ये कैसे इसका पार्ट हुआ? भाई मैंने विदेशियों को 100 करोड़ का माल बेकर 20 करोड़ का खरीदा है, तो इन शॉर्ट विदेशियों के ऊपर मेरा 80 करोड़ उधार है, यानी विदेशियों से मुझे 80 करोड़ पैसा वापस लेना है। तो एक तरीके से ये मेरा इन्वेस्टमेंट ही तो है, जब कई पैसा लगा रखा है मैंने जो मेरे पास वापस आना है। तो इन दो को कवर कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू सिलेबस C में, और इन दो को कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू सिलेबस I में। बट एक्चुअल में ये C अलग होता है, G अलग होता है, I अलग होता है और X माइनस M अलग होता है। ठीक है। ये सारे कंपोनेंट मिलकर बनते हैं 4 सेक्टर इकोनॉमी के। पर क्योंकि कहा गया है कि हमें 2 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ाई जा रही है, तो ये 4 सेक्टर के कंपोनेंट किसके अंदर कवर करे गए हैं? 2 के अंदर। कोई डाउट है इसमें? अब तो वापस आगे आते हैं C, AD। क्या पढ़ा हमने? AD में क्या क्या आता है? C+I। यहां पर C मतलब क्या है? कंजम्पशन। वैसे कंजम्पशन का मतलब मैंने बता दिया है, अपने सेल्फ नीड, अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए जो भी पैसा कोई भी पर्सन, पब्लिक या कोई भी खर्च करे, वो क्या है? वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, ना कि अर्निंग के लिए। घर पे AC मैंने इसलिए नहीं कल कमाया कि मेरी कमाई बढ़ेगी, इसलिए लगाया कि मुझे सुकून मिलेगा इस गर्मी में। घर में टीवी इसलिए नहीं बनाया, लगाया कि कमाई बढ़ेगी, इसलिए लगाया कि भाई मैं उसको अपने आप को मतलब उसे देखकर रिलैक्स फील करूंगा।
मैंने घर में ब्रेड बटर इसलिए नहीं खरीदे कि मैं उसे बेच करके पैसा कमाऊंगा, वो इसलिए खरीदे कि भाई मैं अपनी भूख शांत करूंगा। ठीक है। अब कंजम्पशन मैंने वैसे तो थ्योरेटिकली नहीं, न्यूमेरिकली तो पढ़ा ही दिया था। कंजम्पशन इज फंक्शन ऑफ इनकम, ध्यान रखना। क्या मतलब है इसका भी बताऊंगा। हाँ भाई, एक सिंपल सी बात करता हूं। मान के चलो जितने बच्चे आप यहां बैठे हो सब आप अलग अलग देश हो, क्या आप सभी लोग महीने का एक बराबर खर्चा करते हो? यार ये तो डिपेंड करता है ना फैमिली इनकम। जिसकी फैमिली की इनकम ज्यादा है वो ज्यादा खर्च करता होगा, जिसकी कम है कम। और मैं कहता हूं किसी की जीरो है तो भी भूखता तो मरता नहीं होगा, कहीं से तो खाने का इंतजाम करता ही होगा, है ना। तो कंजम्पशन किसके ऊपर डिपेंड है? इनकम पर। रिमेंबर, कंजम्पशन कभी क्या नहीं हो सकती? जीरो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जिंदा रहने के लिए कुछ खर्च हो गई। ठीक है, ये मैंने सब न्यूमेरिकल में पढ़ाया था। इसको मैंने न्यूमेरिकली भी पढ़ाया था नहीं? नहीं। तो सुनिए, अब कंजम्पशन में हमने पढ़ा था कंजम्पशन दो होती हैं, सी बार प्लस बी वाई। क्या मैंने न्यूमेरिकली पढ़ाया था? सी बार का मतलब क्या होता है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। दैट इज वो कंजम्पशन जो होगी ही होगी, चाहे इनकम जीरो हो। तो दैट इज कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकती। इनकम जीरो हो सकती है, कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकती। कोई डाउट है इसमें? बी का मतलब मैंने क्या बताया था? और वाई का मतलब, इसे हम कहते हैं इंड्यूस कंजम्पशन। इंड्यूस कंजम्पशन का मतलब होता है वो कंजम्पशन जो इनकम पर डिपेंड हो। दैट इज इनकम बढ़ने पर बढ़ जाए और इनकम कम होने पर कम हो जाए। मैंने बोला था ना न्यूमेरिकल काम आएंगे थ्योरी में, इनकम कम होने पर कम हो जाए। अब एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, बहुत सरल। दर्श बेटा महीने के कितने रुपए कमाता है? जीरो। तो खर्च भी जीरो है तेरे ऊपर। तो ऐसे मान के चल 8% तुझे जिंदा रखने के लिए, तेरी बेसिक नेसेसिटी पूरी करने के लिए तेरे ऊपर 10,000 रुपए महीना खर्च हो रहा है और तेरी कमाई है जीरो। खर्चा कितना है? 10। अब सपोज कर तेरे मन में आती है कि मैं पार्ट टाइम ट्यूशन वगैरह पकड़ लेता हूं, उससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेरे को अर्निंग कुछ तो होगी। तूने होम ट्यूशन पकड़ लिया 2-3 और तुझे महीने के 15,000 रुपए मिलने लगे। अभी भी तेरे ऊपर खर्चा 10,000 ही होगा ना, या थोड़ा सा खर्चा बढ़ा लेगा तू? अब भैया 15,000 रुपए पहले जीरो कमाता था, अब 15 कमा रहा है, तो कुछ खर्चा बढ़ेगा। कमाई और बढ़ के 50,000 हो जाए तो स्कूटी का खर्चा बढ़ जाएगा, पेट्रोल का। 50,000 से बढ़ के 1-1.5 लाख, कार का खर्चा बढ़ जाएगा, ब्रांडेड कपड़े पहनने शुरू कर देगा। ठीक है, अब पहले ठेले पे खाना खा लेता था, अब थोड़ा ठीक ठाक जगह खाना खाना शुरू कर देगा। तो यानी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है क्या उसके साथ खर्चा बढ़ता है नहीं बढ़ता? बढ़ता है।
तो इंड्यूस कंजम्पशन बी वाई दैट इज वो खर्चा जो इनकम बढ़ने पे बढ़ जाए। अब एक बात पूछता हूं, अगर आप जीरो कमा रहे हो तो क्या कंजम्पशन जीरो हो सकती है? नहीं, पर जैसे जैसे कमाई बढ़ेगी खर्चा बढ़ेगा, कमाई कम होगी खर्चा कम होगा। कोई डाउट है इसमें? अब अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो सुनो, सी का डायग्राम बनाता हूं, सी बार का। नीचे लिख रहा हूं नेशनल इनकम और यहां कंजम्पशन। तो नोटिस करो सी बार कांस्टेंट है। भाई अगर आपको जिंदा रखने के लिए 10,000 खर्च होते हैं तो चाहे आप जीरो कमा चाहे 10 करोड़, खर्च तो जिंदा रखने के लिए मिनिमम 10,000 ही होने हैं ना। सी बार कांस्टेंट है एंड ये कभी जीरो नहीं होती। ये क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये कभी जीरो से शुरू नहीं हो रही है। अगर मैं बात करता हूं बी वाई का मतलब क्या बताया मैंने? इंड्यूस कंजम्पशन। बी वाई का मतलब क्या बताया मैंने? इंड्यूस कंजम्पशन। तो ये वो कंजम्पशन है जो इनकम से डायरेक्टली लिंक्ड है। इनकम बढ़ेगी तो ये कंजम्पशन बढ़ जाएगी, इनकम कम होगी तो ये कंजम्पशन कम हो जाएगी। एक्स एक्सिस पे आती है नेशनल इनकम या कंजम्पशन। तो इसका डायग्राम ये है बी वाई। जब इनकम जीरो तो इंड्यूस कंजम्पशन जीरो, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है कंजम्पशन क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। तो सी और बी वाई का डायग्राम क्लियर है। अब अगर मैं सी बार और बी वाई को जोड़ दूं, अगर मैं सी बार और बी वाई को जोड़ दूं तो क्या बन के आएगा? सी कर्व बनेगा, क्योंकि सी होता है सी बार प्लस बी वाई। अब देखो ये है मेरा सी बार, ये है मेरा बी वाई। इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, ये बनेगा मेरा सी कंजम्पशन। एक मिनट भैया, ये बनेगा सी कंजम्पशन। ध्यान से सोचो, ये 5 सेंटीमीटर का गैप था, तो जीरो इनकम पे सी बार 5 और बी वाई 0, तो सी कितना हुआ? 5 प्लस 0 5। तो ये पैरेलल है किसके? बी वाई के। और इन दोनों के बीच का जो गैप है वो किसके बराबर होता है? सी बार के, क्योंकि सी बार क्या है? कांस्टेंट। तो सी प्लस बी वाई इज इक्वल टू, सॉरी, सी बार प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। अरे लिखा भी अभी तो यार। कोई डाउट है इसमें? श्योर? अब एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई था ना, अब आई पर आते हैं। आई मतलब क्या था? इन्वेस्टमेंट। अब आपसे कुछ पूछूं मैं, सपोज करो हमारे आदित्य भाई साहब ना पढ़े ना लिखे, ना घर वालों का कहना माने। अब घर वाले गुस्से में ने घर से बाहर धक्का देके फेंक देते, जा निकल यहां से हमारे घर से, हमें ना पता कैसे जिंदा रहेगा, जो करना है कर, जो कमाना है कमा, जो खाना है खा। तो अब आदित्य भाई साहब के दिमाग में आती है, भैया चलो अब तो खुद ही काम करना है। काम की शुरुआत करता हूं जूस के ठेले से। तो पहले ये कमाएंगे फिर जूस का ठेला लगाएंगे, या पहले जूस का ठेला लगाएंगे फिर कमाएंगे? तो यानी कि कुछ इन्वेस्टमेंट इन्हें चाहे उधार लेके करनी पड़े, चाहे कहीं से पैसा अरेंज करना पड़े, कुछ इन्वेस्टमेंट ये कमाई से, बिना कमाई के, जीरो कमाई के बिना भी करेंगे, है ना। तो बेटा सेम इन्वेस्टमेंट भी दो होती हैं, एक ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट
जो इन्वेस्टमेंट कमाई शुरू करने से पहले करी गई। अब इन्होंने जूस का ठेला लगाया और इनका काम सही चल निकला। भैया महीने के अच्छे खासे 1.5-2 लाख रुपए कमा लेते हैं, तो अभी भी ये ठेले पर आएंगे या काम बढ़ाने की सोचेंगे? भाई अब ये क्या सोचेंगे कि एक पक्की दुकान लेता हूं और वहां पर जो है ना डार्लिंग सोडा की दुकान खोलता हूं। वही वो जो धुरंधर में नहीं दिखाते, बढ़िया सी दुकान दिखने में बढ़िया नहीं लग रही होती वो दुकान, ऐसी पक्की दुकान बनाता हूं। तो अब जो ये पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर निर्भर करती है? इनकम। जब इन्होंने पैसा कमाया उस पैसे को इन्वेस्ट किया। तो एक होती है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, एक होती है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। सही है। अब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है वो इन्वेस्टमेंट जो जीरो नेशनल इनकम पर भी करी जाती है। दैट इज वो इन्वेस्टमेंट जो होगी ही होगी, चाहे इनकम हो या ना हो। जबकि इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या है बेटा? यह वो इन्वेस्टमेंट है जो इनकम के ऊपर डिपेंड करती है। भाई हर बिजनेसमैन यही तो करता है, पहले बिजनेस शुरू करता है बिना इनकम के पैसा लगाकर, और फिर उसके बाद वो पैसा कमाता है तो उसी पैसे को बिजनेस में लगा लगा के उसे आगे बढ़ाता है, जो इनकम पर डिपेंड करती है। दैट इज जो इन्वेस्टमेंट इनकम बढ़ने पर बढ़ जाती है। ठीक है। अब हमारे सिलेबस में आप याद रखें केवल ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, इन सिलेबस इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। तो इसीलिए पूरे साल जब भी मैं इन्वेस्टमेंट का कर्व बनाऊंगा तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। अच्छा यहां पर एक 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, डैश इज फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो हमारा आंसर है इंटरेस्ट रेट। याद रखना इंटरेस्ट रेट में और इन्वेस्टमेंट में इनवर्स रिलेशन होता है। जब किसी देश की सरकार वहां के ब्याज दर बढ़ाती है तो उस देश का इन्वेस्टमेंट लेवल घटने लगता है, और जब सरकार इंटरेस्ट रेट घटाती है तो इन्वेस्टमेंट लेवल बढ़ता है। ये 1 मार्कर के लिए ध्यान रखना बस, और कुछ फालतू नहीं ध्यान रखना। हेलो हाँ भाई, हाँ जी बच्चों, ठीक है, ये 1 मार्कर के लिए ध्यान रख लो बस। अब अगर मैं आई का डायग्राम बनाऊं, सुनो यार बेटा पढ़ लेते हैं। अगर मैं आई का डायग्राम बनाऊं तो ध्यान देना जरा, मैंने आपको क्या बताया हमारे कोर्स में केवल कौन सी इन्वेस्टमेंट है? तो आई हमेशा क्या रहेगी?
पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कांस्टेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहां पर नेशनल इनकम, यहां पर इन्वेस्टमेंट। अब अगर मैं आई और सी इन दो डायग्राम को जोड़ूंगा तो क्या बनेगा? एडी, क्योंकि एडी क्या होता है? सी प्लस आई। एडी क्या होता है? सी प्लस आई। इसलिए मैंने ऊपर डायग्राम की जगह छोड़ी थी, अब बनाता हूं वो डायग्राम। ठीक है बेटा, तो ध्यान देना। ये है मेरा सी बार, और मान के चल रहा हूं आई भी यही है, इतना ही है, क्योंकि दोनों क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यहां से मेरा बनता था बी वाई, यही बनता था ना बी वाई। तो इसके पैरेलल क्या बना? सी, कंजम्पशन। अब ध्यान से सुनो, लेट से ये गैप है 5 सेंटीमीटर का, तो सी कितना है? 5। आई भी कितना है? 10, 5। तो एडी कितना हुआ? 10। तो जितना ये गैप है उतना ही गैप लेकर के सी के जस्ट पैरेलल बनता है मेरा एग्रीगेट डिमांड। सी के जस्ट पैरेलल बनता है एग्रीगेट डिमांड कर्व। एक्स एक्सिस पर आता है नेशनल इनकम, और तुम्हारा यहां पर आते हैं एडी, एएस, आई, सी। नोट करो इसे, नोट करो इसे। जो मैं आपको नोट्स लिखवाऊंगा, नोट्स से ज्यादा काम आएगा ये जो लिखवा रहा हूं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग है। नोट्स में तो रटना हो जाएगा, ये उससे कहीं ज्यादा काम आने वाला है। बढ़े आगे क्या? चलो, ये बना लो। मैंने इसलिए जगह छोड़ी थी, पता लग गया होगा क्यों छोड़ के चल रहा था मैं डायग्राम। अब सी को और थोड़ा डीप समझते हैं, कंजम्पशन को। सी को थोड़ा और डीप समझते हैं, केवल कंजम्पशन को। मैंने पहले बोला था ये चैप्टर थोड़ा सा टेक्निकल है, इंडियन इको से इसे जज मत करना। बढ़े आगे। अब आते हैं कंजम्पशन पे वापस। देखो, कंजम्पशन या कंजम्पशन पे आने से पहले छोड़ो, एग्रीगेट सप्लाई पे कहता हूं, कंजम्पशन पे इसके बाद आऊंगा। एग्रीगेट सप्लाई, एएस,
तो 5 बजने वाले हैं, बजे तो ना है ना। इसे हम इनकम भी कह देते हैं बेटा। अब एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या है बताओ? इसका मतलब होता है वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। तो जो भी भारत देश में जितने भी हमने गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किए हैं उनकी वैल्यू को हम कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं इन अदर वर्ड सम टोटल वैल्यू of all the goods and service available in the economy। अब एक बात ध्यान रखना, एग्रीगेट सप्लाई रिप्रेजेंट करती है नेशनल इनकम को। क्या आप इस बात को मानते हैं? हाँ या ना, कि एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम आर द सेम थिंग, या these two terms are synonym to each other? क्या मानेंगे आप इस बात को? क्यों, कैसे, वाई? क्वेश्चन आ सकता है 3 नंबर में। तो कैसे प्रूव करेंगे कि एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम? अच्छा एक बात सुनो, मेरे को सपोज करो मैं ये पेन बनाता हूं, अब मुझे इस पेन की वैल्यू पता करनी है क्या होती है, तो मैं आपको बता रहा हूं और आप बताना इस पेन की वैल्यू क्या है। इस पेन में 5 रुपए मैंने लेबर दिया, ठीक है। इस पेन के अंदर भैया 20 रुपए का रॉ मटेरियल लगाए और इस पेन में मुझे 5 रुपए का नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, तो इस पेन की वैल्यू बताओ। 30 रुपए। तो आपने वैल्यू कैसे निकाली कि जो भी इस पेन पे खर्चा हुआ उसे जोड़ दिया। प्रॉफिट भी इकोनॉमिक में खर्चा है। कैसे? 4 फैक्टर होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और मैंने कई बार बताया इन इकोनॉमिक प्रॉफिट इज एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, बताया ना मैंने। तो क्या वैल्यू है इसकी? तो आपने क्या करा, जो भी इस पेन को बनाने में खर्चा हुआ उसे जोड़ दिया, आपको पेन की वैल्यू पता लग गई। सेम अगर मैं बात करूं किसी भी इकोनॉमी में कितने तरीके के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज होते हैं जब हम कोई प्रोडक्शन करते हैं? 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज होते हैं भाई। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज होते हैं ना जब हम प्रोडक्शन करते हैं। तो वो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो इनके बदले में जो भी मैं पेमेंट करता हूं, इनके बदले में मैं जो भी पेमेंट करता हूं वही तो मेरी क्या बनेगी? वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस बनेगी। हाँ या ना? अब बताओ, लेबर के बदले में मैं क्या देता हूं? सीओई कह दो, वेजेस कह दो। लैंड के बदले में रेंट, रॉयल्टी। कैपिटल के बदले में और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में। तो ये चारों का सम ही तो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ। तो ये इन चारों का सम ही तो मेरा क्या बना? एग्रीगेट सप्लाई बना। और ध्यान से सोचो, नेशनल इनकम में पढ़ा था, ये चारों कौन से मेथड के कंपोनेंट थे बेटा? इनकम मेथड के कंपोनेंट थे। तो यानी एग्रीगेट सप्लाई सिनोनियम है। एग्रीगेट सप्लाई रिप्रेजेंट करता है किसे? नेशनल इनकम को। तो एग्रीगेट सप्लाई एंड नेशनल इनकम आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर, या हम कह सकते हैं ऑलवेज आर सेम। ठीक है, ये हमेशा क्या होंगे? सेम होंगे। भाई जो भी मैंने प्रोडक्शन करा उसकी वैल्यू जोड़ दो, ये मेरी कॉस्ट है। और यहां से सोचो तो एक जने का खर्चा, दूसरे की ये क्या बनी? इनकम। तो एग्रीगेट सप्लाई किसे रिप्रेजेंट करता है? नेशनल इनकम को। अब एग्रीगेट सप्लाई का अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो सुनना मेरी बात ध्यान से, ये हमेशा 45 डिग्री पे जाता है। किस पे जाता है? 45 डिग्री पे जाता है। रीजन नेक्स्ट क्लास में इसका मैं समझाऊंगा ऐसा क्यों। हमारी बुकों में लिखा है
कि ये 45 डिग्री पे इसलिए है क्योंकि ये दोनों तरफ से बराबर दूरी पे है। यार 45 डिग्री का मतलब ही ये होता है कि दोनों एक्सिस से बराबर दूरी पे होना। तो मुझे बेसिकली ये बताना है कि दोनों एक्सिस से बराबर दूरी पे क्यों है, ना कि मुझे ये बताना है कि बराबर दूरी पे है। ठीक है, ये अगली क्लास में थोड़ा सा टाइम लेके समझाएंगे। और एग्रीगेट सप्लाई किसे रिप्रेजेंट करती है? इनकम। अब भैया इनकम के दो ही टुकड़े होते हैं, या तो आप खर्च करोगे या सेव करोगे। कोई तीसरा कारण बता दो क्या करोगे? या तो आप इनकम खर्च करोगे या फिर सेव करोगे। तो ए एस इज इक्वल टू सी प्लस एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। ठीक है, सी मतलब कंजम्पशन और एस मतलब सेव। तो अगली क्लास में जरा इन्हें कंपोनेंट्स को खोलते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है इसमें? श्योर?